आरजेडी जबकि आरजेडी 143 सीट पर लड़ी है। मैं वही कह रहा हूँ कि अब उनका मुकाबला एलजीपीआर पर हो गया, 29 सीटों पर लड़ने वाली पार्टी। तो ये बहुत दिलचस्प और इस सबक लेने वाला है। और मुझे लगता है कि पता नहीं ये अति उत्साह में कुछ चीज़ें हुई। जनसुराज ने भी अति उत्साह में बहुत सारे ऐसे वक्तव्य दिए जिसका कि बिहार की ज़मीनी हकीकत से कोई लेना देना नहीं था। और एक बात हमेशा कही जाती है कि जब विपक्ष, अगर आप विपक्ष को दोबारा जिंदा करते हैं, आप अपने लिए अपना विपक्ष जिंदा करते हैं, तो आपके लिए मुश्किल खड़ी होती है। जनसुराज ने खुद ही नीतीश कुमार को अपने सामने खड़ा किया और ये बताया कि जेडीयू जो है वो कुछ नहीं करने वाला, सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है। ये इस तरह की बात। राज्य के अध्यक्ष जो सर्वे सर्वा है प्रशांत किशोर, एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। लगता है कांग्रेस और आरजेडी के साथ होने की कीमत उन्हें चुकानी पड़ी है वाम दलों को। बिल्कुल, देखिए एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है जिसको समझने की जरूरत है उदय, मैं बार बार कह रहा था और अपने हर प्रोग्राम में मैंने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। अगर एंटी इनकम्बेंसी नहीं है तो फिर क्या प्रो इनकम्बेंसी है? हाँ, इसलिए कि विकास को लेकर लोग कन्विंस थे, उनकी योजनाओं को लेकर लोग कन्विंस थे। महिलाएं बोल रही थी कि जब वो खाना दे रहा है, जब वो रोजगार के लिए पैसा दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो हम उसको क्यों बदलें? और ये बात हमने जाकर पता नहीं की थी, लोग मेरे पास आकर बोल रहे थे और वो हमने अपने विजुअल्स में दिखाया भी है कि इस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। तो हो क्या रहा है कि आपने सबसे पहले अगर आप सत्ता के खिलाफ कुछ बोलना अगर शुरू करते हैं तो ये देखना चाहिए कि क्या वाकई एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी कहीं थी नहीं। आप खेलते रहे दो बातों पर, एक तो ये कि हम वोटिंग प्रक्रिया में शामिल हैं, लेकिन वोटिंग करवाने वाली जो संस्था है उसको हम उल्टा सीधा बोलते रहेंगे। एक चीज और है गंगेश जी, यहाँ पर तेजस्वी यादव लगातार बोलते थे कि नीतीश कुमार अब थक चुके हैं, नीतीश कुमार अब बीमार हो चुके हैं। लेकिन जब इस बार जब चुनावी दौरा हो रहा था और एक छठ के कुछ दिन के बाद बारिश के 2-3 दिन बारिश हुई थी, तो यही नीतीश कुमार बाय रोड 3 दिन तक दौरा किए और यही तेजस्वी यादव अपना 2 दिन तक का दौरा रद्द कर दिया। तो यहाँ पर पब्लिक को यह साफ दिख रहा था कि थका कौन है कौन नहीं थका है। ये काम का जो अंदर में एक आग होती है वो नीतीश कुमार की कभी खत्म नहीं हुई और वो इस उम्र में भी, इस पड़ाव पर भी तेजस्वी यादव से ज्यादा रोड पर उतर करके कैंपेनिंग की है। तेजस्वी यादव ने हालांकि ज्यादा कैंपेनिंग जरूर किया है नीतीश कुमार से, लेकिन वो हेलीकॉप्टर के द्वारा किए हैं। और नीतीश कुमार 13 सभाएं बाय रोड किया, वो भी उस समय जिस समय सभी जो नए नेता हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या और भी कई नेता हैं, वो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ने की वजह से अपने सभाएं को रद्द कर दिया और फोन पर अपने जो लोग थे खड़े वहां पर जो उनके इंतजार में उनको संबोधित किया। लेकिन नीतीश कुमार सभी जगह पहुंचे, जहां जहां उन्होंने कमिटमेंट किया वहां वो पहुंचने की पूरी कोशिश की और हेलीकॉप्टर से अगर जाना मुश्किल था तो वो बाय रोड गए। हालांकि थोड़ा समय आगे पीछे जरूर हुआ है, लेकिन तो ये एक बड़ा मुद्दा बना कि लोगों के जहन में आया कि नीतीश कुमार अभी काम करने के लिए सक्षम है, कहीं नीतीश कुमार में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और जिस तरह से वो कैंपेन किए या फिर तमाम चीजें जो उनके सामने हुई वो लोगों के जहन में आया। और एक मुद्दा और है गंगेश जी, आप भी फील्ड में पूरा घूम रहे थे, देख रहे थे, रिटर्न गिफ्ट की बात हो रही थी। नीतीश कुमार को 20 साल का एक रिटर्न गिफ्ट लोगों ने दिया, खासकर वो वर्ग जो बुजुर्ग वर्ग है, जो वृद्ध वर्ग है, वो जो लंबे समय से नीतीश कुमार को देख रहे हैं, वो वर्ग जो नौकरी 2 साल के बीच में जिनको कहे कि नौकरियां मिली है, जिनको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, जो अपना परिवार चला रहे हैं, नए ऊर्जा के साथ नए जीवन को देख रहे हैं, और वैसा वर्ग जो जिनका दीदी या महिलाएं हैं जो इनके साथ खड़ी थी हर समय, तो वो एक तरीके से रिटर्न गिफ्ट भी दिया। बाकी गंगेश जी इस पर बताएंगे कि क्या रिटर्न गिफ्ट का क्या पूरा मामला है। देखिए, ये बहुत साफ था कि जब नीतीश कुमार को के स्वास्थ्य को लेकर आप सवाल खड़ा करने लगे, जब आप ये बोलने लगे कि वो थक गए हैं, वो अब काबिल नहीं है, तो मैं हमेशा ये मानता हूं कि आप विरोधी को खुद खड़ा करते हैं। आप देखेंगे कि शायद यही वजह है कि मोदी अपने विरोधियों का नाम तक नहीं लेते, इसलिए कि वो उन चर्चा में बनाए नहीं रखना चाहते।
उसी तरह से ये इस चुनाव में जनसुराज ने और तेजस्वी ने नीतीश कुमार को चर्चा में बनाए रखने की भूल की। उन्होंने अपनी बातें कम की और ये बताने की कोशिश जरूर की कि नीतीश कुमार अब थक गए या बाहर हो जाएंगे या कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। इसने एक वेव बनाया जरूर, और वो आपको लगेगा कि उस तरह के जो रिजल्ट्स, इस तरह के जो रिजल्ट्स आते हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं। इम्पॉर्टेंट है जैसे मुकेश सहनी का इशू है। मैंने कहा कि यहाँ बड़बोलापन नहीं चलता, तो आप पप्पू यादव को ले लें या मुकेश सहनी को ले लें। मुकेश सहनी पहले से उप मुख्यमंत्री बनकर बिहार में घूमने लगे। अरे पहले उसके लिए चुनाव जीतना पड़ता है, जब आप जीतेंगे तब तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। आज तक उन्होंने एक चुनाव नहीं जीता है। हाँ नहीं, मेरी समझ में नहीं आता है। 3 दिन पहले वो बयान दे रहे थे कि हम हमारे लड़कों को कह दूंगा तो मीडिया हाउस को ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ, वो मीडिया हाउस को कुछ भी कर देंगे। अब मीडिया भाई, जो आदमी सच्चाई बोले आप उसका गला दबा दीजिए। उससे उसमें था कि प्रचार के दूसरे चरण के प्रचार के खत्म होने से 2 दिन पहले से वो मुकेश सहनी अपने तमाम सभाओं को रद्द कर दिया, तमाम कार्यक्रम को रद्द कर दिया। तो एक परसेप्शन क्रिएट हो गया कि महागठबंधन एकजुट नहीं है, जिसका रिजल्ट उनके सामने है। 0 पर वो आउट हो गए, 0 पर है, कहीं अभी तक कहीं उनकी बढ़त भी नहीं हुई है। तो एक जो गठबंधन होता है उसमें आपको सीटें कम ज्यादा हो सकती है मिले, लेकिन गठबंधन धर्म का एक पालन होता है। तो मुकेश सहनी पूरी तरीके से अनमेच्योर्ड पॉलिटिशियन की भूमिका वो निभा रहे हैं। 2020 में भी वो बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के चले गए थे महागठबंधन की, और कहा था हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, और इस बार वही दशा है। देखिए, वो सीजेंड पॉलिटिशियन है भी नहीं। अगर हम उनसे अपेक्षा रखते हैं कि वो बड़े सीजेंड पॉलिटिशियन की तरह बिहेव करेंगे तो वो शायद हम तो समझिए कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी होकर डिप्टी सीएम बनी रहती है, उसके बावजूद आप कुछ नहीं है और आप डिप्टी सीएम के लिए खुद की घोषणा खुद से करते हैं। तो ये एक परिणाम है। और डिप्टी सीएम घूम रहे थे, उसी तरह से सीएम अपने आप को बताने वाले, खुद ही बताने वाले लोग घूम रहे थे। तो बड़ी मुश्किल होती है ऐसे में, और वो जनता सब देख रही होती है। ये लोकतंत्र में साफ साफ दिखता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि आप जब उल जलूल बातें करते हैं, नेपाल और बंगाल की बातें, इधर उधर की बातें करने लगते हैं, बांग्लादेश की, तो ये आपके दिवालियापन को और दिखाता है। बिहार या पूरा देश, भारत, उसमें बहुत सारी चीजें मायने नहीं रखती हैं। उनको नहीं मालूम है कि पॉलिटिकल सेटअप पर आज भी आप देखें कि जब चुनाव होता है तो उत्सव का माहौल होता है। बिल्कुल गंगे जी, हम आपसे बिल्कुल इत्तेफाक रख रहे हैं। और हमको, मुझे याद है कि लालू यादव भी जब भी कोर्ट से निकलते थे, चाहे कोर्ट जो भी फैसला सुनाए, कोर्ट जो भी उनको डांट लगाए, जब भी वो कोर्ट से निकलते, जब तक वो स्वस्थ रहते थे और अपने मतलब बिल्कुल ठीक ठाक होते थे, तो वो हमेशा बोलते थे कि मैं न्यायालय का सम्मान करता हूँ, मुझे न्यायालय में पूरा भरोसा है। कभी वो आदमी, जबकि उनका एक सब कुछ हो गया, जेल चले गए, सजा हो गया, या कोई भी नेता, देश का कोई भी नेता जो इस तरह से कभी भी किसी तरह के घटना में फंसा हो और उसमें सजा हुआ हो, तो वो अपने ऊपर की अदालत में जाता रहा है और वो अदालत के जो कार्रवाई है उस पर कभी भी सवाल नहीं खड़ा किया। लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी 2 ऐसे नेता हैं जो सीधा सीधा हमेशा चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं, और कभी ईवीएम का बहाना लेकर के, कभी कुछ का बहाना लेकर के। अब तेजस्वी यादव पिछले 15 दिनों से लोगों को बोल रहे थे कि आप सजग रहिए, आप सतर्क रहिए। परसों तेजस्वी यादव बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में तमाम अपने जितने उम्मीदवार है सबसे उन्होंने बातचीत की है कि आप लोग काउंटिंग सेंटर में बने रहिए, आप लोग कहीं से हिलिएगा नहीं तो फिर चोरी हो जाएगा। तो आप परसेप्शन ही गलत बना रहे हैं। आप जिस संस्थान, बिल्कुल जिस संस्था के तहत आप चुनाव लड़ रहे हैं, अब ये तो वैसे ही है कि आप अंपायर पे ये सवाल उठा दीजिए फिर बोलिए। और मुझे लगता है इस परिणाम को डेडिकेट करना चाहिए आरजेडी को। 2 लोग, इंडिया गठबंधन को 2 लोगों को, और आरजेडी को खासतौर पर उनकी एक प्रवक्ता है जो दिल्ली में उल जरूल बोलती फिरती हैं, उनको डेडिकेट कर देना चाहिए। क्योंकि उन्होंने एक वरिष्ठ संपादक, मैं उनके साथ काम कर चुका हूं, शशि शेखर जी के बारे में को बीच डिबेट में जिस तरह की बातें कही, वो बताता है कि दिमागी रूप से कितना दिवालियापन है। आपको मालूम नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। और उदंडता, अगर आप ये साबित करना चाहते हैं, आरजेडी को जिस टैग से मुक्त होना है, अभी तक आरजेडी उससे संघर्ष कर रही है कि जंगल राज उनके पीछे पीछे भूत की तरह घूम रहे हैं। तो उनको बिहेवियर में बहुत सॉफ्ट होना होगा,
उनको ये दिखाना होगा कि साहब वो सब बातें पुरानी हो चुकी, अब नई बातें होंगी, अब नए सिरे से हम देखेंगे। वो सब ना करके वो अब ये बता रहे हैं कि वो और ज्यादा उज्जड या उदंडता के साथ किसी से बात करें, तो मेरी समझ में वो बातें नहीं आती हैं। फिलहाल आंकड़ों की तरफ एक बार नजर जरूर डालेंगे। रंजन, अब ये बता सकते हैं कि कितनी सीटें हैं जो रंजन जी के पास ही हम आ रहे थे। देखिए, अभी तक जो बाइस्कोप जो आंकड़े रख रहा था, AIMIM को हमने 6 सीटें दी थी और उन आंकड़ों पर हम आ गए हैं और हमको भी 5 सीटों पर आगे चल रही है। ये एक बड़ी बात कही जा सकती है। और ओवैसी ने जितनी मेहनत की है, लगता है सीमांचल ने फिर उन्हें उनकी मेहनत का फल दिया है। रंजन जी, ये बात पहले से लग रही थी कि AIMIM का इम्पैक्ट होगा और इसीलिए जिस दिन एग्जिट पोल आया था, सारे बड़े चैनल्स और एग्जिट पोल करने वालों ने AIMIM को कम करके दिखाया था। लेकिन उस वक्त भी हमारा विश्वास था और जो फीडबैक हम लोगों के पास थे, ग्राउंड रिपोर्ट्स थी, उसके जरिए हम लोगों को लग रहा था कि आप AIMIM को इस बार जो है इग्नोर नहीं कर सकते, वो प्ले में हैं और ये बात साबित हुई है। और आप देखिए कि वो 5 सीटों पर लीड करते हुए दिखती है। तो ये चीजें जो है वो आपको बता रही है। और ये भी देखिए कि उनको बाकी पॉकेट्स में भी वोट मिले हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार साफ बातें जो वो संदेश देना चाहते थे, उन्होंने साफ साफ कहा था कि आप हर की एक अपनी पार्टी है तो आपकी भी एक अपनी पार्टी होनी चाहिए, अल्पसंख्यकों को संबोधित करते हुए। और मैंने कुछ उनके प्रत्याशियों के भाषण जो वीडियोस देखे थे, उसमें उन्होंने कहा था कि जिसके पास दल है उसी के पास बल है। तो वो चीजें जो है प्रभावित करती हैं और वहां पर उनको वोट पड़ा है। यही वजह है कि सीमांचल की 24 सीटों पर 16 सीटों पर NDA लीड में है। इसका मतलब यह है कि मुस्लिम वोटर्स ने AIMIM को वोट किया है और महागठबंधन 3 सीटों के आसपास जो है वो सीमांचल में बढ़त बनाने में कामयाब दिख रहा है। तो ये इंपैक्ट AIMIM का रहा है और ये तो इंपैक्ट हम सीमांचल की कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले आप महुआ सीट की बात कर रहे थे, वहां पर भले ही वोट उनके पास 8-10 हजार जो आप बता रहे थे, लेकिन वही मार्जिन बनकर आ रहा था। तो कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कि जो है उनको वोट मिले हैं। तो वो एक संदेश जो है कन्वे करने में सफल रहे हैं और मुझे लगता है कि महागठबंधन के लिए ये अब एक बड़ा चैलेंज होने वाला है कि MY में से अगर M में बंटवारा होना शुरू हुआ तो महागठबंधन के लिए परेशानी बढ़ेगी। और जिस तरह से उन्होंने बातें उठाई, गौरा बौराम की बात, जहां पर कि लास्ट में संतोष सैनी का नाम वापस लेना पड़ा, मुझे अभी भी लगता है कि वो असदुद्दीन ओवैसी के प्रेशर का नतीजा था, क्योंकि वो बार बार कह रहे थे कि देखिए उनको देकर जो है मुस्लिम प्रत्याशी को किनारे कर दिया गया है। तो अल्टीमेटली जो है RJD के लिए वो सीट मुकेश सैनी को छोड़नी पड़ी थी। तो ये दबाव उनका काम किया है। और जब आप मिथिला के रिजल्ट देखते हैं, मधुबनी, दरभंगा, जहां पर कि कई सीटें फंसी हुई लग रही थी, वहां पर उनको ठीक ठाक वोट आते हुए दिख रहे हैं। तो ओवैसी ने एक अपना प्रभाव इस बार के चुनाव पर छोड़ा है और साथ ही एक चैलेंज भी थ्रो कर दिया है महागठबंधन की तरफ कि देखिए अब आप टेकन फॉर ग्रांटेड अल्पसंख्यकों को नहीं ले सकते, उनके पास दूसरा विकल्प भी है। तो ये चीजें जो है मुझे लगता है कि इस चुनाव का एक हाईलाइट पॉइंट अगर कहिए तो एक पॉइंट ये भी है। नीतीश कुमार की भी जो बात होती है, जो देखिए एक बात ये भी है कि एक स्ट्रैटेजिकल तौर पर अगर देखें तो लगता यह है कि नीतीश कुमार को ऐसे सामने आकर घोषित नहीं किया गया कि नीतीश कुमार CM के फेस होंगे। क्या यह रणनीति का हिस्सा था? क्योंकि जब यह घोषित नहीं किया गया तो आपने महागठबंधन की तरफ से यह देखा होगा कि बार बार यह कहा जाने लगा कि जो नीतीश कुमार हैं उनको NDA जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। तो जो उनका आक्रमण जो है नीतीश कुमार पर होना चाहिए था, वो धीरे धीरे आखिर में आकर स्लो डाउन होता चला गया और वो नीतीश कुमार के फेवर में बोलते हुए दिखे कि उनको नहीं बनाया जाएगा, बीजेपी से बन जाएगा। और इससे क्या हुआ कि जो नीतीश कुमार के समर्थक
छिटक सकते थे। उनको लगा कि नीतीश कुमार को हमें इतना मजबूत बना देना है कि फिर से सीएम वही बने, और एग्जैक्टली वही चीज हुआ है। तो एक तरह से मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की कैंपेनिंग महागठबंधन के तरफ से भी हो गई अनजाने में, अनचाहे में। तो वो भी एक रणनीतिक जो है आप कह सकते हैं कि चाल हो सकती है एनडीए की।